हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, अपना चैप्टर शुरू किया अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, जो हमारी सीरीज का कौन सा चैप्टर है, 7 चैप्टर है। और हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा कि जब भी हम एक एसी सोर्स को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, रजिस्टर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कैसे हमारी करंट की इक्वेशन होती है, क्या हमारे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन होती है, फेज डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच में जो क्या रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक एसी को यदि हमें किसी इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, इंडक्टर मतलब क्या, एक प्रकार का कॉइल, या हम बोल सकते हैं उसको सोलोनॉइड भी बोल सकते हैं। जब उससे कनेक्ट करते हैं तो करंट और ईएमएफ के बीच का रिलेशनशिप क्या रहता है, मतलब उन दोनों की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन क्या होती है और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है, ये हम क्या करेंगे अपने इस वीडियो में देखेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि जब भी हम एक एसी करंट को किसी रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो कराते हैं तो वहां पे क्या होता है, पावर लॉस होता है, मतलब पावर कंज्यूम होती है। वो भी हमने कैसे देखा कि जूल हीट इफेक्ट क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। भले ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी पोलैरिटी चेंज कर दे मगर उसकी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो वही चीज क्या करेंगे हम इंडक्टर में भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कैसे एक ऑल्टरनेटिंग करंट जब एक इंडक्टर में फ्लो करता है तो वो बिहेव करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब भी कोई करंट इंडक्टर में फ्लो होता है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, करंट की पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो इंडक्टर में उसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा, पोलैरिटी का, करंट की पोलैरिटी चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज के बारे में हम देखेंगे एकदम बेस्ट वे में। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम ईजी चीज है। तो शुरू करते हैं। ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा पार्ट 3 है इस चैप्टर का। इसके पहले हमने क्या कर लिया है, 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। एसी थ्रू इंडक्टर, मतलब जब भी हम एक ऑल्टरनेटिंग करंट को इंडक्टर के अक्रॉस फ्लो कराएंगे या एक इंडक्टर को एसी सर्किट में अटैच करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। एसी थ्रू इंडक्टर। ठीक है, तो अब क्या लेते हैं कि इंडक्टर का कॉइल लेते हैं। इंडक्टर मतलब क्या होगा, एक प्रकार का कॉइल ही रहता है, या इसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार का क्या है, सोलोनॉइड। और इसको हम कनेक्ट करते हैं किससे, एक एसी सोर्स से। ये कनेक्ट हो गया हमारा एसी सोर्स से। ठीक है, और ये जो एसी सोर्स है इसका क्या होगा, जो ईएमएफ होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, हमारी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, मतलब क्या होगी इसकी ई। एक पर्टिकुलर टाइम पे यहां पे हम कैसे एनालिसिस करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, एसी करंट और उसकी जो ईएमएफ है उसकी पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है क्योंकि वो साइनसॉइडल वेव है। हम क्या करेंगे, इंस्टेंट पे, कोई भी एक इंस्टेंट वैल्यू पे क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि एक पल में कितना एसी करंट अपना ईएमएफ भेज रहा है वो। तो ओरिजिनली ईएमएफ की इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे, ई इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इसको बोलेंगे, ई इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये वाली किसकी इक्वेशन रहेगी, हमारी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी एक टी की वैल्यू रखे, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, तो हमें उसी पल की क्या मिल जाएगी, हमें इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मिल जाएगी कि उस पल में कितनी ईएमएफ होगी। और E0 क्या बताता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें कोई भी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा पता होना चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी पल में क्या हो रहा है, ये एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या कर रहा है, इसी को क्या कर रहा है, इस इंडक्टर के अक्रॉस भेज रहा है। इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस है एल। ये चीज हमने प्रीवियसली पढ़ी है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, एक प्रकार की इनर्शिया होती है कॉइल की, जो क्या करेगा, उस पे, इस कॉइल पे डिपेंड करता है, और एक प्रकार का ये कांस्टेंट रहता है जो उसकी इनर्शिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इंडक्टर अपने अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, अब उसके बाद और एक और चीज देखते हैं कि इसमें जो एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो ईएमएफ की वैल्यू क्या है, ई। अब ये ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगी, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जब भी एक मतलब एक इंडक्टर है, इंडक्टर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो क्या करता है, उस करंट के फ्लो को वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो ये कॉइल है या एक सोलोनॉइड बोले या इंडक्टर बोले, इसके अंदर क्या है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे करंट फ्लो कराना शुरू कराएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगा। कोई भी एक इस इंस्टेंटेनियस ईएमएफ के कारण एक आई करंट फ्लो होगा, जिसकी पोलैरिटी कुछ भी हो उस इंस्टेंट में, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जैसे ही इस इंडक्टर में करंट फ्लो होना चालू होगा, क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, एक सोलोनॉइड है तो इसके अंदर में, इसके सेंटर में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लग जाएगी। जैसा हम निकालते हैं B इज इक्वल टू म्यू 0 आई करके, जो भी सोलोनॉइड का हमारा एक्सप्रेशन रहता है, तो इसके अंदर क्या होगी,
मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लग जाएगी। ठीक है, अब इंडक्टर क्या करता है, अपने अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि उसके अंदर चेंज होगी तो वो क्या करता है, उसको अपोज करता है, और उसको अपोज करने के कारण वो क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है। जो ईएमएफ क्या है, ई। मतलब जब इनिशियली हम इससे करंट सेंड करेंगे, इनिशियली अभी क्या है, जब करंट नहीं जा रहा है तो उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उसकी। करंट जाना चालू होगा तो ये फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आने लग जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा। अब इंडक्टर क्या करेगा, अपने अंदर के मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा, मतलब वो चाहेगा ही नहीं कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो। उसी के कारण वो क्या करेगा, एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी लॉ के तहत क्या होगी, एक ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ ई जनरेट होगी, जो क्या करेगी, इस करंट के चेंज को अपोज करेगी। मतलब वो चाहेगी ही नहीं कि उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। ठीक है, अब क्या होगा, यदि हमें इसमें करंट फ्लो कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंटिन्यू, एक कुछ वैल्यू तक वो क्या करेगा, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। मतलब करंट हम भेज रहे हैं, बैक ईएमएफ यहां पे जनरेट हो रही है। एक पल ऐसा आएगा कि जब वो पूरी जनरेट हो जाएगी और फिर हम ज्यादा करंट भेजेंगे तब इसके अंदर फ्लो होना चालू होगा। मतलब एक प्रकार की इसकी इनर्शिया है, इतनी फोर्स लगा दिए तभी वो मूव करेगा, वैसा वाला चीज। तो जैसे इसके अंदर करंट जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, लेंजेस लॉ से निकालते हैं। और वो वही बोलती है कि उस करंट के चेंज को वो अपोज करेगी। अब एक पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा कि करंट बढ़ने लग जाएगा और ये ईएमएफ क्या हो जाएगी, उसकी इनर्शिया एक प्रकार से कम हो जाएगी। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, फ्लो स्टैब्लिश होगा। तो इसका मतलब यदि इस इंडक्टर में हमें करंट फ्लो कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी इसमें बैक ईएमएफ जनरेट हो रही है उससे ज्यादा जब जैसी ईएमएफ हुई तभी इस इंडक्टर में क्या होने लग जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बेसिक चीज है जो हम किसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते हैं। ओके, अब जो ईएमएफ इसमें जनरेट होती है उसका जो डायरेक्शन है वो कौन देती है, लेंजेस लॉ देती है। जो भी फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो ईएमएफ जनरेट होती है उसका डायरेक्शन हमारी लेंजेस लॉ देती है। ठीक है, तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हम, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग देखें जो क्या बोलती है, बस इंड्यूस ईएमएफ को वो डायरेक्शन देती है। तो कैसी होगी इंड्यूस ईएमएफ जो जनरेट होगी, इंड्यूस ईएमएफ E इक्वल टू, और क्या होता है उसका फॉर्मूला, माइनस एल डी आई बाई dt। ये फॉर्मूला हमको कैसे मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो लॉ होती है, मतलब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मिलता है, हमें ये वाला फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, और माइनस साइन कैसे आता है, लेंजेस लॉ बताती है उसका डायरेक्शन कि वो करंट के चेंज को अपोज करेगी। इसका मतलब इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है एक इंडक्टर के अंदर या सोलेनॉइड बोले, उसको अपोज करने के लिए वो ईएमएफ जनरेट करती है। ठीक है, अब इतनी तो वो जनरेट करेगी, हमें यदि इस इंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो कराना है तो हमसे इससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू भेजनी पड़ेगी, तभी क्या होगा, उसके अंदर फ्लो स्टैब्लिश होगा। ठीक है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट यदि हम करंट का फ्लो मेंटेन कराना चाहते हैं इन सर्किट अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज का मतलब कि जो ये एसी सोर्स वोल्टेज लगा रही है, और वोल्टेज और ईएमएफ का मतलब क्या होगा, यहां पे सेम होगा, वोल्टेज ही मतलब क्या होगा, ईएमएफ होगा। अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ, इक्वल, और एक और चीज क्या बोल सकते हैं, एंड ऑपोजिट टू इंड्यूस ईएमएफ।
एक तो इक्वल तो होना ही चाहिए क्योंकि इतनी ईएमएफ के बाद ही हमारा वोल्टेज होगा तभी उसके अंदर करंट फ्लो चालू होगा। और सेकंड चीज क्या है, अपोजिट इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये क्या करेगा, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग वो अपने अंदर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज को अपोज करेगी। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। हमारे करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक तो उसके बराबर होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए उसके, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ इधर होगी, हमारा क्या होनी चाहिए, ईएमएफ ऐसे होनी चाहिए, तभी क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होगा। तो ये सब चीजें हमें किससे पता चलती है, नॉर्मली हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है पूरा इन चीजों के बारे में। तो जितने भी लोग नहीं पढ़े हैं वो चैप्टर जाके पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। और ये एल क्या होता है, एक प्रकार का सेल्फ इंडक्टेंस होता है, वो इस इंडक्टर पे डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टी रहती है, वो उसके डायमेंशन उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यदि हमें यहाँ पे करंट का फ्लो एस्टेब्लिश करना है तो जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रही है उसके बराबर ही वैल्यू होनी चाहिए करंट फ्लो कराने के लिए, और अपोजिट तो होनी चाहिए क्योंकि जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रही है उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है। तो जो हमारी हमें करंट फ्लो कराने के लिए जो ईएमएफ चाहिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, E इज इक्वल टू माइनस ई, मतलब जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसके बराबर और उसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तभी क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस और ई का क्या था हमारा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। इतनी यदि हमारी ईएमएफ होगी तभी क्या होगा, उस इंडक्टर के अंदर हमारा करंट फ्लो होगा। तो इस हिसाब से हमारी जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो एल डी आई बाई डी टी ये आ जाएगी। इतनी ईएमएफ होगी तब क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब हम यहां से क्या करते हैं, ये डी आई की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से डी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर चले गया तो E बाई एल, एल नीचे आ जाएगा और dt उसके पास में, dt ये आ गया क्या, हमारा करंट की इक्वेशन डी आई की, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तभी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ईएमएफ की इक्वेशन है, हम जानते हैं कि वो एसी सोर्स कितनी ईएमएफ लगा रही है उस कोई भी एक इंस्टेंट में। हमें क्या करना है, इस ईएमएफ की इक्वेशन को रिड्यूस करके करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन निकालनी, तो हमें समझ में आएगा कि दोनों में कोई फेज डिफरेंस है क्या, ईएमएफ और करंट के बीच में। तो ईएमएफ की इक्वेशन से हमने शुरू किया है और एट लास्ट हम क्या करेंगे, करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन निकालेंगे। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डी आई है तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग अबाउट इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं हम इसकी इक्वेशन, ठीक है। एक बार इक्वेशन लिख देते हैं, इंटीग्रेशन डी आई, ये डी आई को इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ आई आएगा, ई बाई एल डी टी यही होगी वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद ये डी आई को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ आई आ जाएगा, ओके। और यहां से E और L क्या है, एक प्रकार से E तो हमारी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन हमें डालनी पड़ेगी, मतलब क्या, E0 cos ओमेगा टी। तो ये E की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन E की वैल्यू पुट करते हैं, E0 साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगी यहां पर इक्वेशन, E0 इक्वल टू साइन ओमेगा टी बाई एल डी टी। ये हमने क्या करी, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन पुट कर दी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो अब क्या करेंगे, इजी जो भी कॉमन है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो आई कॉमन मतलब कांस्टेंट, E0 कांस्टेंट, L की भी वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि वो तो चेंज नहीं होगी, इंडक्टर जो इंडक्टेंस है उसका वो तो सेम ही रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू भी सेम रहेगी। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, यही वाली वैल्यू रहेगी, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं, इज इक्वल टू E0 बाई एल। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, और क्या आएगा, माइनस साइन भी आएगा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी, और डिवाइड में क्या आ जाता है, जो उसके एंगल में रहता है, मतलब बाई ओमेगा। तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। और ये क्या हो गया, हमारा इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। अब ये जो माइनस साइन है इसको हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं,
जो इसका माइनस साइन है इसको बाहर लिख लेते, तो माइनस E0 बाई L, और ओमेगा को भी बाहर ले सकते हैं बिल्कुल, ओमेगा ब्रैकेट में cos ओमेगा टी, ये हुआ। अब इस cos की इक्वेशन को हम cos ओमेगा टी, तो इसको हम क्या करेंगे, साइन के टर्म में हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू माइनस E0 बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos ओमेगा टी को साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, हमें फॉर्मूला पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा देखें तो ये कितना होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा को यहां लिख सकते हैं। और जो थीटा है यहाँ पे वो एक प्रकार से क्या है, ओमेगा टी, ओमेगा टी की वैल्यू है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही वाला फॉर्मूला है ये, ओमेगा स्पीड है, थीटा डिस्टेंस है और टी क्या है, टाइम है। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉस ओमेगा टी को यहां पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, यही वाली। तो कॉस ओमेगा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, मतलब साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं हम कॉस थीटा को। ठीक है, अब ये माइनस साइन हम यूज करेंगे, तो ये माइनस साइन यूज करने से मतलब क्या होगी, इसको हम उल्टा कर सकते हैं। तो आई की हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, आई इक्वल टू, माइनस साइन अब यूज कर लेते हैं, तो E0 बाई L ओमेगा, और ब्रैकेट में यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन यूज कर लिए तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये आ गई हमारी क्या, करंट की इक्वेशन आ गई साइन के फॉर्म में। ई के फॉर्म में, ई की जो हमारी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन थी वो भी साइन के फॉर्म में थी और करंट की भी इक्वेशन आ गई। तो अब दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो ये क्या है, E0 साइन ओमेगा टी है, और यहां पे क्या हमारी करंट की, इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन क्या आ रही है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इसका मतलब हम यहां से क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करें तो वो क्या थी, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। यही देखें, दोनों साइन को देखें तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि जो करंट है ईएमएफ सेटअप हो जाएगी, मगर करंट क्या होगा, 90 डिग्री बाद चालू होगा। मतलब ईएमएफ चालू हो गई, जब ईएमएफ अपनी 90 डिग्री वैल्यू पहुंच जाएगी तब उसके बाद क्या होगा, करंट चालू होगा। मतलब क्या कर रहा है, 90 डिग्री पीछे चल रहा है करंट उससे। जैसे ही कंडक्टर में हमने ईएमएफ सेट करी, थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियस ही बात है, करंट की वैल्यू मतलब ईएमएफ जब तक बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, जब तक हमारी क्या आ जाए, इंड्यूस ईएमएफ को क्या कर दे, ओवरकेम ना कर दे। मतलब ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, जैसे ही हमने एसी सोर्स लगाया, ईएमएफ क्या होगी, बढ़नी चालू होगी। अब एक टाइम में क्या होगा, जब ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, मतलब जो बैक ईएमएफ जनरेट करता है इंडक्टर, उससे ज्यादा वैल्यू हो गई, तभी करंट फ्लो होना क्या होगा, चालू होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है। इंडक्टर के अक्रॉस एसी लगा है तो थोड़ी देर वोल्टेज जनरेट होगा, उसके बाद करंट क्या होगा, फ्लो होना चालू होगा। और कितना लैग कर रहा है करंट, 90 डिग्री, मतलब पाई बाय 2 क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। इसके पहले हमने रजिस्टर में क्या देखा था, ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में चलते हैं। जैसे ही हमने एसी सर्किट, एसी सोर्स लगाई रजिस्टर के अक्रॉस, ईएमएफ करंट दोनों चालू हो जाएंगे। मगर इंडक्टर में ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे ही हम एसी सोर्स लगाएंगे, इंडक्टर में क्या होगा, पहले तो उसकी बैक ईएमएफ जनरेट होगी, तो उसको ओवरकेम करने के लिए ईएमएफ जनरेट होगी, फिर पाई बाय 2 के बाद 90 डिग्री के बाद क्या होगा, करंट फ्लो करना चालू होगा। मतलब यहां पे कितने का फेज डिफरेंस है, 5/2 का फेज डिफरेंस है, और करंट क्या कर रहा है, पीछे चल रहा है। ईएमएफ सेटअप हो गई, फिर उसके बाद करंट सेटअप हो रहा है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, क्या कर रहे हैं हम, दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, कंपेयर की, यहां से ईएमएफ की इक्वेशन और करंट की इक्वेशन। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इन ए प्योर इंडक्टर अब यहां पे ऐसा हम क्या ले रहे हैं, एक और चीज ये भी है कि यहां पे क्या होगा, एक जो इंडक्टेंस, जो इंडक्टर है, इसका कॉइल है, इसका रेजिस्टेंस भी होगा। बट हम वो चीज क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस 0 है अभी। ऐसा हम यहां पे एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं, याद रखिएगा। क्योंकि क्या है, यदि हम इसका मान लेंगे रेजिस्टेंस भी है, तो ये क्या करेगा, एवरेज पावर भी इसकी आ जाएगी, क्योंकि अभी जब हम डिराइव करेंगे तो एवरेज पावर इसकी 0 आएगी। तो हम यहाँ पे एक चीज एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो इंडक्टर का कॉइल है, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब इसका रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा हम मान रहे हैं। वरना हम एक इंडक्टर लगाएंगे किसी सर्किट में तो उसका खुद का रेजिस्टेंस भी होता है, जो कॉइल है उसका। ठीक है, तो यहां पे रेजिस्टेंस हम 0 मान रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, एक प्योर इंडक्टर सर्किट में फर्स्ट पॉइंट, करंट
लैग्स, लैग मतलब पीछे हो रहा है, बिहाइंड current lags behind the voltage, lags behind the voltage by a phase angle of पाई बाय 2। मतलब करंट क्या करता है, पीछे चलता है वोल्टेज से एक इंडक्टर के सर्किट में, एक इंडक्टर में, और कितना पीछे चलता है, पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री पीछे चलता है। अब ये जो पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 किस में बता रहा है, रेडियन में बता रहा है। तो पाई बाय 2 हम क्या बोल सकते हैं, रेडियन। और हम इसको यदि डिग्री में बोले तो 90 डिग्री, 90 के ऊपर डिग्री साइन भी लगा सकते हैं, या पूरा भी हम ऐसे लिख सकते हैं। और एक और तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं, हमने क्या बोला कि करंट पीछे चल रहा है 90 डिग्री ईएमएफ से, तो हम यहां पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ईएमएफ है वो करंट से 90 डिग्री आगे चल रही, दोनों तरफ से बोल सकते हैं हम इसको। तो बिल्कुल, तो यहां पे ऐसा भी क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज लीड्स द करंट, मतलब क्या हो रहा है, करंट वोल्टेज आगे चल रहा है बाई फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2 रेडियन, या हम बोल सकते हैं 90 डिग्री। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट में, कितने फेज एंगल में, 5/2 या 90 डिग्री। ऐसा बोल सकते हैं करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है, या हम बोल सकते हैं ईएमएफ 90 डिग्री आगे चल रही है एज कंपेयर टू करंट। दोनों को बोलना पड़ेगा। जब बोलेंगे कि करंट कितना पीछे चल रहा है, तो करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है, π/2 लैग कर रहा है किससे, ईएमएफ से। और ईएमएफ के टर्म्स में बोलेंगे तो हम बोलेंगे ईएमएफ वोल्टेज दोनों सेम चीज है। तो ईएमएफ या वोल्टेज क्या कर रहा है, अहेड, मतलब आगे चल रहा है। लीड्स बोल सकते हैं, अहेड बोल सकते हैं, कितना करंट से आगे चल रहा है, 90 डिग्री। तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं, फेज डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमने किसके केस के लिए किया था, एक रजिस्टर के केस के लिए किया था। तो फर्स्ट हम अपनी ईएमएफ बनाते हैं। अब ईएमएफ की हमने क्या लिए, साइन की इक्वेशन लिए, तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या होगी, अपने ओरिजिन से ही शुरू होगा उसका वेव। तो ये हो गई हमारी ईएमएफ की इक्वेशन, ठीक है, ये हो गई हमारी ईएमएफ जो चल रही है। पॉइंट्स देखें तो 0 से शुरू हो रही है, ये वाली कौन सी पोजीशन होगी, पाई, मतलब 180 डिग्री, आधी साइकिल। ये कितना हो जाएगा, 2 पाई। ऊपर वाली वैल्यू देखें तो ये क्या बताएगी, इसका एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम वैल्यू E0। ये अभी हम क्या देखेंगे, वेव के फॉर्म में देखेंगे, फिर हम फेज डायग्राम देखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे यदि करंट को देखें तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ स्टार्ट हो जाएगी और ईएमएफ अपनी मैक्स वैल्यू पहुंच जाएगी। जब ईएमएफ अपनी मैक्स वैल्यू पहुंच जाएगी तब करंट फ्लो होना क्या होगा, स्टार्ट होगा एक इंडक्टर के सर्किट में। तो यहां पे करंट कैसे स्टार्ट होगा, 90 डिग्री आगे चल रहा है, वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, या करंट क्या कर रहा है, 90 डिग्री पीछे हो रहा है, लैग हो रहा है। तो ईएमएफ सेट हो गई, मतलब वोल्टेज सेट हो गया। अब ये पूरा 180 डिग्री, तो इसका आधा 90 डिग्री होगा। मतलब जब ईएमएफ अपना आधा रास्ते पे, मतलब एक क्वार्टर 1/4 साइकिल आ जाएगी अपनी ईएमएफ, तब करंट क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो अब क्या होगा, यहां पे करंट क्या होगा, शुरू करेगा ऐसा, और इधर से भी क्या जाएगा, बीच से जाएगा। तो ये क्या हुआ, अब करंट फ्लो होना यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। ऐसे क्या रहेगा, ये हमारा करंट का कर्व। और अच्छे से बनाते हैं, तो आगे ये क्या है हमारा, ओमेगा टी बोल सकते हैं इसको, या थीटा, जो भी एंगल है। तो ऐसे क्या होगा, करंट और ईएमएफ का हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब एक और चीज देखें तो ये करंट की वैल्यू क्या होगी, हल्की सी थोड़ी सी कम होगी इसकी ईएमएफ से, मतलब ये दोनों क्या होंगे, एकदम सेम लाइन में नहीं आएंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि क्या है, ऑब्वियस ही बात है, करंट हल्का सा क्या होगा, कम होगा ईएमएफ के मैग्नीट्यूड से। तो और अच्छे से बनाएं इसको।
ये हो गया हमारा I, जिसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड हल्का सा कम होगा। ये हो गई हमारी करंट का कर्व और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारी I0। ये यहां पे यदि हम इसको पीछे लेते हैं ऐसे, तो यहां पे क्या आएगी, ये उसकी I0 वैल्यू, क्योंकि क्या होगा उसको एक प्रकार से वो यहीं पे होगा ऐसा, तो ये क्या होगी उसकी I0 वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां से देख सकते हैं ये जो फेज है जहां से दोनों शुरू हो रहा है, मतलब यहां से ईएमएफ ऐसे चालू हुई और मतलब ईएमएफ अपनी मैक्स वैल्यू से चालू हुई, तो इसको हम नाम दे देते हैं ओमेगा T1। ओमेगा T1 बोल सकते हैं, मतलब यदि हम यहां से कर्व को देखें तो ईएमएफ क्या होगी, मैक्स वैल्यू से चालू होगा और करंट कहां से चालू होगा, 0 से चालू होगा। तो इस पोजीशन को हम क्या बोल देते हैं, ओमेगा T1, कोई भी एक एंगल बोल सकते हैं। तो ये क्या है हमारा फेज डायग्राम, और ये जो कर्व है ये किसका है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ये है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट का कर्व। तो ऐसे क्या होगी, वेव होगी। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, फेज डायग्राम में देखते हैं कि फेज डायग्राम में हम क्या करते हैं, रोटेटिंग वेक्टर्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें कैसे हम बना सकते हैं फेज डायग्राम। अब फेज डायग्राम में प्लॉट करें तो ये एक एक्सिस हो गया हमारा, ये एक एक्सिस। ठीक है, ईएमएफ को हम कैसे ले रहे हैं, ये हो गई हमारी ईएमएफ मान लेते हैं। ऐसा क्यों, टेढ़ा क्यों लिए, क्योंकि हम ओमेगा T1 से मान लेते हैं कि यहीं से शुरू कर रहे हैं, ये ओमेगा T1 जो यहां पे हो रहा है, तो यही एक फेज मान ले रहे हैं यहां पे। तो ये हो गया हमारा ओमेगा T1। और एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि रोटेट किस तरफ हो रही है, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा T1। कैसे रोटेट हो रही है, ईएमएफ कैसे चल रही है, यहां पे हम, ये अपना रेफरेंस एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये सब ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ये है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, मतलब ये क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है पूरा। ऑब्वियसली बात है, रोटेटिंग वेक्टर्स के टर्म में हम इसको ले सकते हैं जो हमने देखा है। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड करें, इंस्टेंटेनियस यदि हम ईएमएफ की इक्वेशन चाहिए, ये क्या है, जो इस वेक्टर का, जो रोटेटिंग वेक्टर है उसका जो मेन लेंथ होती है वो क्या शो करती है, एम्पलीट्यूड शो करती है, मैक्सिमम वैल्यू। और इसको जब हम एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगी, हमारे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन मिलेगी। तो ये जो लेंथ है वो क्या बताएगी हमें, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू, मतलब E0 साइन ओमेगा टी, मतलब ये वैल्यू क्या बताएगी, E। और E इक्वल टू क्या होता है, E0 साइन ओमेगा टी, मतलब ये वाला पॉइंट कि इस इंस्टेंट पे उसकी क्या वैल्यू है। इस इंस्टेंट में उसकी वैल्यू बताएगी। ठीक है, अब क्या हो गया, करंट क्या चल रहा है, इससे 90 डिग्री पीछे चल रहा है, मतलब ईएमएफ जब यहां पे सेट हो गई तो करंट क्या होगा, 90 डिग्री इससे फेज में पीछे। तो करंट कैसा बनेगा हमारा, ये इससे 90 डिग्री बनाए और हल्का सा छोटा रहेगा, तो ये एंगल क्या हुआ हमारा, और अच्छे से 90 बनाए तो ये कितना एंगल है इनके बीच का, 5/2 रेडियन में और 90 डिग्री। ठीक है, इसको भी, ये भी जो वेक्टर है ये भी क्या करेगा, ऐसे ही रोटेट कर रहा है, मतलब ये E0 भी इधर और ये भी ऐसे ही रोटेट कर रहा है। बस क्या होगा, दोनों यहां पे क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज ही, एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये जरूरी है जानना कि रोटेट कैसे कर रहे हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि ये आगे चल रहा है और ये उसके पीछे चल रहा है, जब दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं यहां पे। और इस जो वेक्टर है इसकी जो ये वैल्यू रहती है, रोटेटिंग वेक्टर की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, एम्पलीट्यूड, ये जो रहती है वो मैक्सिमम वैल्यू देती है। अब इसको प्रोजेक्ट करते हैं, वाई एक्सिस में ही प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये हमें बताएगा इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब यहां पे वाई एक्सिस में इसको प्रोजेक्ट किए तो वो उस करंट की, उसी इंस्टेंट की वैल्यू दे देगा। और यहां पे हम करंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू क्या होगा, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो ऐसे हम क्या बना सकते हैं, फेजर डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, और इसको हम कैसे करते हैं, बोलते हैं करंट पीछे चल रहा है तो पहले ईएमएफ दोनों यहां पे साथ में रहेगा, एक प्रकार से पहले हम रेजिस्टर का केस माने, और जब यहां पे करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है तो करंट को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते हैं, 90 डिग्री पीछे कर देते हैं E0 से। तो ये क्या हुआ हमारा फेज डायग्राम इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम यहां पे देखते हैं
इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब ऑब्वियस ही बात है, हल्का से ये क्या कर रहा है, करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है। तो एक इंडक्टर का हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है ये देखते हैं। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, XL से। ये क्या बताता है, नॉर्मल शब्दों में बोले तो एक इंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस है, अल्टरनेटिंग करंट को वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज बताता है। देखते हैं पहले डेफिनेशन देखते हैं। द ऑपोजिंग नेचर, अब ऐसा क्यों बोल सकते हैं कि वो एसी करंट को अपोज कर रहा है, ऑलरेडी हमने देखा क्यों अपोज कर रहा है। यदि रीजन बोले तो देख सकते हैं कि कोई भी एक इंडक्टर है वो क्या करेगा, एक बैक ईएमएफ जनरेट कर ही रहा है वो। तो वो जो बैक ईएमएफ जनरेट कर रहा है वो क्या कर रही है, अल्टरनेटिंग करंट के अपने अंदर फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रही है इंडक्टर के अंदर, और सर्किट में क्या कर रही है, अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज कर रही है। तो क्या बोल सकते हैं, द ऑपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर, किसको अपोज करता है वो, टू दी फ्लो ऑफ alternating current is called inductive reactance। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अभी हम जब इसको एक्सप्रेशन देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या बताता है कि एक एसी करंट को एक इंडक्टर कितना अपोज करेगा, सेम जैसे एक रेजिस्टर डीसी सर्किट में करता है, वही चीज बताता है यहाँ। ठीक है, अब हम हमारी क्या क्या इक्वेशन आई है लिखते हैं। एक तो हमारी करंट की इक्वेशन आई है I0 इक्वल टू, ठीक है, क्या आई थी हमारी इक्वेशन, E0 बाई L ओमेगा, यही आई थी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और ये माइनस पाई बाय 2 ही हमें बता देता है कि जो इंडक्टर है उसमें जो करंट है वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग बिहाइंड चल रहा है, पीछे चल रहा है उसकी। ठीक है, और एक और चीज हमने क्या लिखा था, और एक और चीज यहां पे हम देख सकते हैं कि I0 इक्वल टू, मतलब यदि हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखें अभी से यहां, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं, यदि यहां पे हम मैक्सिमम वैल्यू निकालें। और एक और चीज हमने गलत लिखी, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, जीरो नहीं है। क्यों, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं यहां पे, करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिख रहे हैं। तो I इज इक्वल टू E0 L ओमेगा। अब मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, E0 बाई ओमेगा L। ऐसा बोल सकते हैं, क्यों ऐसा हम बोल सकते हैं कि यदि ये जो साइन ओमेगा टी पाई बाय 2 है, यदि इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, करंट की वो मैक्सिमम वैल्यू देगा E0 बाई L ओमेगा। ऑब्वियस ही बात है, वो क्या मिलेगी, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यदि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, देख लेते हैं। ओके, पूरा चीज तो हमने लिख लिया यहां पे। ठीक है, तो यहां से हम करंट की ये जो, ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम यहां पे, इफ, ये इक्वेशन हम कैसे लिख रहे हैं उसके बारे में, इफ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यदि इसकी वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। मैक्सिमम मतलब क्या, कितनी मैक्सिमम होगी, साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यदि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई तब हम क्या बोल सकते हैं, ये चीज बोल सकते हैं, तब ये हमारी इक्वेशन आएगी। मतलब इसका मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम हो जा रही है, तो जो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, सिर्फ E0 L ओमेगा बचा, तो जो इंस्टेंटेनियस करंट है उस पल का वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा वहां पे, तो I0। तो इसी से अब हम क्या कर सकते हैं, एक और करंट की इक्वेशन लिख सकते हैं,
I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये क्या हो जाएगी करंट की इक्वेशन। कैसे, वो जो E0 बाई ओमेगा एल है उसके बदले हमने क्या लिख दिया, I0 लिख दिया। सेम यही चीज हम क्या कर सकते थे, यहां पे भी जो हमने लास्ट करंट की इक्वेशन लिखी यहां पे भी लिख सकते थे हम। ये जो E0 L ओमेगा इसके बदले हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, I0 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो करंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब देख सकते हैं I इज इक्वल टू I0, E इज इक्वल टू E0, तो वही चीज है यहाँ पे। वो क्या बता रहा है, एक प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो कहां पहुंचे हम अपना, यहां पे। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी करंट की एक इक्वेशन बन जाएगी। ये एक हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। ओके, आगे देखते हैं। अब मेन हम क्या बात कर रहे हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है I इज इक्वल टू, मतलब करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, एक प्रकार से क्या है, वो करंट का एम्पलीट्यूड दे रहा है या उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। I0 इज इक्वल टू E0 बाई ओमेगा एल। मतलब हमें ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू पता है, ओमेगा पता है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, और सेल्फ इंडक्टेंस पता है, तो हम करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यदि हम इसको कंपेयर करें विथ ओम्स लॉ, यदि ओम्स लॉ से कंपेयर करें तो ओम्स लॉ क्या होती है, V इज इक्वल टू आई आर होती है। ठीक है, अब यदि हम यहां से I की वैल्यू निकालें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, या हम इसको बोल सकते हैं V के बदले E बोल सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज और ईएमएफ क्या है, यहां पे सेम ही चीज है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से जो ये ओमेगा एल है वो क्या बता रहा है, ओम्स लॉ से कंपेयर करें तो वो एक प्रकार से कैसा शो कर रहा है, रेजिस्टेंस जैसा शो कर रहा है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, और हमने डेफिनेशन में क्या देखा कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से अपोज करता है ऑल्टरनेटिंग करंट को। ऑपोजिंग नेचर मतलब एक प्रकार से वो रेजिस्टेंस जैसा ही बिहेव करता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा एल, क्योंकि वो रेजिस्टेंस जैसा ही बिहेव कर रही थी। इस इक्वेशन को हम ओम्स लॉ से कंपेयर करें तो जो हमारा एक्स एल है मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इंटू एल। ठीक है, और यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, जो एक्स एल है वो क्या है, एनालॉगस टू रेजिस्टेंस। एक प्रकार से ये रेजिस्टेंस जैसा ही है, जैसे एक रेजिस्टेंस डीसी सर्किट में बिहेव करता है, डीसी करंट को अपोज करता है, सेम यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या कर रहा है, एक प्रकार से वैसा ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो एक्स एल है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस वो क्या है, ओमेगा इंटू एल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं कैसे, 2 पाई एफ। ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, जो भी ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी एल। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से यदि हम देखें तो एफ क्या हो गई, हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, यहां पे देखते हैं कि कांस्टेंट क्या है, 2 पाई तो कांस्टेंट है क्योंकि 2 पाई की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, एफ इंटू एल। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी के और सेल्फ इंडक्टेंस के। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट देखें यदि हम, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, द इंडक्टिव रिएक्टेंस limits the current in purely inductive circuit in the same way as
resistor limits the current in purely resistive circuit. सेम जैसे जो चीज हमने देखी, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज देखते हैं, एक्स एल क्या हुआ हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, एफ और एल के। मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, जो भी ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, नॉर्मल हमारे घर में कितनी फ्रीक्वेंसी का आता है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का आता है। मगर यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई उस ऑल्टरनेटिंग करंट की, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई, इसका मतलब एक्स एल की वैल्यू ज्यादा होगी। एक्स एल की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब वो क्या करेगा, करंट को और ऑपोज करेगा। तो इसका मतलब ज्यादा ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो इंडक्टर क्या करेगा, उसको पास होने ही नहीं देगा। ठीक है, अब एक और चीज देखें, तो यहां पे यदि हम इसकी यूनिट्स की बात करें, तो इसकी यूनिट क्या होती है, एक प्रकार से ओम होती है। एक्सएल का हमारी रिलेशन क्या है, ओमेगा इंटू एल। और यदि हम इसकी यूनिट की बात करें, तो ये एक प्रकार से रेजिस्टेंस जैसे ही बिहेव करता है, तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम्स ही होती है। मतलब यदि हम एक्सएल को कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी यूनिट भी क्या लिखेंगे, ओम्स भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एक और चीज, कि यदि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब जो रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड कर रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट को, वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे दूसरा अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ये तो समझ में आ गया कि ऑल्टरनेटिंग करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। यदि वो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो उसको फ्लो होने ही नहीं देगा। अब यही चीज हम देखते हैं डीसी करंट के लिए। इफ इंडक्टर इज connected to DC सोर्स। अब यदि हम क्या करते हैं, इंडक्टर को डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, तब क्या होगा देखते हैं। तो ये हो गया हमारा इंडक्टर, और डीसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक बैटरी से। तो कनेक्ट कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये इंडक्टर का क्या है, एल क्या है, इसका इंडक्टेंस। ये क्या हो रहा है, यहां पे करंट आई से फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे कैसा होगा। अब यदि डीसी करंट की बात करें, तो डीसी करंट कैसा रहता है, एक प्रकार से हम यहां पे ऐसा डीसी करंट मान रहे हैं जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो डायरेक्टली ऐसे फ्लो कर रहा है। ये है उस करंट की क्या वैल्यू, आई। मतलब यहां पे वो ऑल्टरनेट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट करंट, पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहा है, एक प्रकार से एकदम सीधा फ्लो कर रहा है। तो यहां से यदि हम देखें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो डीसी करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यदि फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई, तो हमारा एक्सएल का रिलेशन क्या आया, 2 पाई एफ एल आया था, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। किसके लिए, डीसी करंट के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो डीसी को पास कर सकते हैं, डीसी को पास करेगा, मगर हाई फ्रीक्वेंसी एसी को क्या होगा, पास नहीं होने देगा, एक इंडक्टर। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, इंडक्टर passes DC current, DC and block AC को तो वो DC को तो कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, इंडक्टर को कोई टेंशन नहीं, DC आराम से पास होगा। AC को वो रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, और ऐसा AC करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, तो उसको तो वो पूरा ब्लॉक कर देगा, पास ही होने नहीं देगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंड ब्लॉक AC ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। एक एसी करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, तो उसको वो क्या कर देगा, पूरा ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ये था इंडक्टर के बारे में। अब क्या करते हैं, आगे हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, फिर इसकी एवरेज पावर का रिलेशन निकालेंगे कि एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, और डायग्राम से देखेंगे कि जब एक एसी करंट इंडक्टर में फ्लो होता है, तो वो कैसे मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा, इस चीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और एक की पॉइंट भी देखते हैं बीच में, कि कभी कभी हमें क्वेश्चन में पूछता है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू दी रहेगी
और इंडक्टिव रिएक्टेंस पता रहेगा, उससे हमें क्या करना है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी। तो ये रिलेशन हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक प्रकार से क्या है, ये ओम्स लॉ ही है, मैक्सिमम करंट और इंडक्टेंस है। इसी को सेम हम आरएमएस वैल्यू से भी ले सकते हैं, आई आरएमएस इक्वल टू ई आरएमएस बाई एक्सएल। सेम एक प्रकार की ओम्स लॉ ही है एसी सर्किट के लिए, इंडक्टेंस के लिए। और E0 V0 क्या है, लगभग सेम ही चीज है, ईएमएफ और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम चीज होगा। तो वन मोर रिलेशन टू फाइंड एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू। क्यों एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं, क्योंकि I0 और E0 है, वो मैक्सिमम वैल्यू बताते हैं ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो ये भी क्या होता है, रिलेशन यूज होता है, ठीक है। और ऑलरेडी हमने ये रिलेशन को देख ही चुका है। कैसे, ये रिलेशन हमने कहां पे देखा है, फर्स्ट में ही यहां पे। तो ये ओमेगा एल क्या हो गया, एक्सएल हो गया, तो वही रिलेशन तो है यहां पे, ठीक है। अब देखते हैं हम एक न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि कैसे पावर, जो भी पावर है, पावर का रिलेशन क्या होता है, एसी इंडक्टर में जाएगा, पावर कंज्यूम करेगा वो कि नहीं करेगा, उस चीज के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ E इज इक्वल टू 200 sin 100 पाई टी। मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, और क्या ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन है, मैक्सिमम वैल्यू और 100 पाई उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इज अप्लाइड टू ए सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ 1 बाई पाई हेनरी। एक इंडक्टर लगा हुआ है उस सर्किट में जिसका इंडक्टेंस क्या है, 1 बाई पाई हेनरी। राइट इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन लिखना है क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की दी हुई है। थ्रू दी सर्किट व्हाट विल बी दी रीडिंग ऑफ एसी गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू दी सर्किट। तो एक एसी गैल्वेनोमीटर यदि हम उस सर्किट से कनेक्ट कर दे तो उसकी रीडिंग क्या होगी। गैल्वेनोमीटर क्या रीड करता है, करंट रीड करता है, और वो करंट की कौन सी वैल्यू रीड करता है, एसी करंट की यदि हमें वैल्यू रीड करनी है तो उसकी हम एवरेज वैल्यू तो नहीं रीड कर सकते, क्योंकि एक साइकिल की एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू तो 0 होगी। तो जितने भी ये सब मीटर होते हैं, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, एसी के जो रहते हैं, वो सब क्या रीड करते हैं, उसकी वर्चुअल वैल्यू रीड करते हैं। वर्चुअल वैल्यू का मतलब उसकी आरएमएस वैल्यू को रीड करते हैं। तो इसका मतलब ये एसी गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे तो वो कितनी रीड करेगा, तो वो क्या रीड करेगा, करंट की आरएमएस वैल्यू को रीड करेगा, उसकी वर्चुअल वैल्यू को रीड करेगा। दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन निकालनी है और एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिए तो वो कितना आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू रीड करेगा। फर्स्ट देखते हैं क्या क्या गिवन है। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन गिवन है, E इज इक्वल टू 220 साइन 100 ओमेगा टी। यही इक्वेशन है, बिल्कुल। 100 ओमेगा क्या है, 100 पाई है, सॉरी 100 पाई है ना, बिल्कुल। 100 पाई क्या है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इंडक्टर का इंडक्टेंस दिया हुआ है 1 बाई पाई हेनरी। और कुछ दिया है कि नहीं, ठीक है, देखते हैं निकालना क्या है। टू फाइंड आउट क्या करना है, देखते हैं। आई की इक्वेशन निकालनी है फर्स्ट, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन निकालनी है। वही हमें पता है -π/2 लैग करेगा, तो ये चीज बस यहां पे पता होनी चाहिए। और सेकंड क्या निकालना है हमें, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे तो वो क्या रीड करेगा, मतलब वो IV रीड करेगा। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू, या इसका एक और नाम होता है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, IRMS भी बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये दो चीज क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ऑन कंपेयरिंग, अब यदि हम इसको कंपेयर करेंगे किसकी, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन को, कंपेयरिंग विद इक्वेशन क्या होती है हमारी, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, यही होती है इक्वेशन, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करें तो यहां से हमें समझ में आएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। हमें मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, वो कितना है, 220 वोल्ट, या हम बोल सकते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100 पाई। ये दो चीज देख सकते हैं, 100 पाई और 220 कंपेयर किए, ठीक है। अब हमें आई की इक्वेशन लिखनी है, तो उसके पहले हमें क्या पता है, आई की इक्वेशन के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, एक तो हमें ओमेगा की वैल्यू भी पता है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू करंट की लगेगी, ये चीज जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके पहले हम क्या निकाल लेते हैं, अब करंट की मैक्सिमम वैल्यू यदि हमें निकालनी है, ठीक है, और हमें
ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू पता है, तो उसके लिए वो चीज निकालने के लिए हमें एक डाटा और चाहिए, वो क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस पता रहा, तो I0 इक्वल टू E0 बाई XL करके हम करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट हम इसके पहले क्या निकाल लेते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लेते हैं। तो सो इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या क्या होता है फॉर्मूला, XL इक्वल टू ओमेगा L, यही है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है, ओमेगा ही तो दिया है ना सीधा, 100 पाई, तो 100 पाई ओमेगा पता चल गया हमें, और L इंडक्टेंस दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस कितना, 1 बाई पाई, तो यहां से दिख ही रहा है पाई पाई कैंसल आउट हो जाएगा, और सिर्फ क्या आया, 100 आया। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आया हमारा, 100, और यूनिट क्या होती है इसकी, एक प्रकार से रेजिस्टेंस जैसा ही बिहेव करता है, तो ओम्स ही इसकी यूनिट होती है, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस पता चल गया, मैक्सिमम वैल्यू पता है ईएमएफ की, अब हम करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नाउ I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू पता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक प्रकार की क्या है, ओम्स लॉ ही है। E0 कितनी दी हुई है, 220 वोल्ट्स दिया हुआ है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आया है हमारा, 100 का, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.2 एम्पियर, ठीक है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अपना इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन बना सकते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है। तो देखते हैं, इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट, अब क्वेश्चंस के बीच में हमेशा थ्योरी लिखेंगे तो बहुत अच्छा होता है, इससे क्या होता है, अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में हम जानते हैं कि जो करंट है वो क्या करता है, लैग करता है, किससे, ईएमएफ से। करंट lags behind the EMF by phase कितना, 5/2 से। तो I की हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी यहां पे, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये है। अब यहां पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई की इक्वेशन बोला है तो I इज इक्वल टू I0 की वैल्यू कितनी आई है, मैक्सिमम वैल्यू 2.2, ठीक है, साइन ओमेगा की वैल्यू पता है हमें कितना, 100 पाई टी माइनस π/2, तो ये आ गया हमारा आंसर। करंट की इक्वेशन निकालने बोला था, इंस्टेंटेनियस करंट की, तो ये आ गया हमारा एक आंसर, π/2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है कि यदि हम एक एसी उसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर अटैच कर दे तो वो क्या रीड करेगा, क्या रीड करेगा, वो वर्चुअल वैल्यू और करंट वैल्यू, मतलब वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू वो रीड करेगा। तो देखते हैं हम, सेकंड चीज बोला है, रीडिंग ऑफ एसी एक एसी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होगी, आई वी, वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, आई आर एम एस। और इसको हम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पता है I0 और उसको √2 से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगी हमें, आरएमएस वैल्यू। और यही क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करें तो वो रीड करेगा। तो कितना होगा, IV बोले या IRMS बोले, I0 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 2.2, और डिवाइड बाय √2, √2 की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा याद रखने में आपको बोलता हूं 1.414। वर्चुअल वैल्यू जो गैल्वेनोमीटर रीड करेगा, या आरएमएस वैल्यू बोले या इफेक्टिव वैल्यू बोले, वो कितनी होगी इसमें, 1.55 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये क्या हो गया, एक और वैल्यू।
ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि कैसे, अभी हमने सब चीज निकाल ली, अब हमें ये देखना है कि इंडक्टर में पावर कैसे हम निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, और इंस्टेंटेनियस पावर हम यूज नहीं कर सकते, हमें एक साइकिल की पूरी पावर चाहिए कि एक साइकिल में कितनी पावर एब्जॉर्ब्ड हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एवरेज पावर निकालेंगे यहां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट से शुरू करते हैं। वी हैव सीन दैट इंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस दैट लिमिट्स द करंट सिमिलर टू द रेजिस्टेंस इन ए डीसी सर्किट। हमने देखा कि इंडक्टर क्या है, एक उसका रेजिस्टेंस है जो क्या कर रहा है, वो अल्टरनेटिंग करंट को वो क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, सिमिलर टू रेजिस्टेंस इन ए डीसी सर्किट। सिमिलर कैसा, एक जैसा एक रेजिस्टेंस डीसी सर्किट में बिहेव करता है। तो डज इट कंज्यूम पावर लाइक रेजिस्टर, तो ऑब्वियस ही बात है जब एक इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट को रेजिस्ट कर रहा है, एक इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट को रेजिस्ट कर रहा है जैसे एक रेजिस्टर डीसी सर्किट में करता है, तो क्या ऐसा होगा कि इंडक्टर भी पावर कंज्यूम करेगा जैसे एक रेजिस्टर पावर कंज्यूम कर रहा था, और रेजिस्टर जो पावर कंज्यूम कर रहा था किसमें, एसी सर्किट में कर रहा था, तो वैसे क्या इंडक्टर भी पावर कंज्यूम करेगा जब उसको हम एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। तो डज इट ऑल्सो कंज्यूम पावर, क्या एक इंडक्टर पावर कंज्यूम करेगा जैसे एक रेजिस्टेंस पावर कंज्यूम करता है एसी सर्किट में। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट, चलिए यही चीज हम फाइंड आउट करते हैं कि इंडक्टर पावर कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले मैथमेटिक्स थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम डायग्राम फॉर्म में देखेंगे एकदम जबरदस्त वे में, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट हम निकालेंगे क्या, अब क्या होगा यहां पे, ईएमएफ की भी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन से शुरुआत करते हैं, करंट की भी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन से ही शुरुआत करते हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे, पावर की भी हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू से ही शुरुआत करेंगे, किसी भी पल की वैल्यू जिस भी हम मानने जाते हैं। तो the instantaneous power supplied to the inductor, जो भी इंस्टेंटेनियस हम किसी इंडक्टर को पावर सप्लाई कर रहे हैं उसकी इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, अब यहां पे दो तरीका है कि जो पावर है हम कैसे निकालेंगे। तो पावर को एक तो हम जूल्स हीट इफेक्ट से भी निकाल सकते हैं। कैसे, जूल हीटिंग क्या होता है, थोड़ा सा लगेगा कि यहां पे इंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस नहीं मान रहे हैं, तो जूल हीटिंग कैसे होगा करके, तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं पावर का रिलेशन। दूसरा तरीका भी है, मैं आपको उससे भी बताऊंगा। तो यदि हम जूल हीटिंग से भी जाए तो भी हमें पावर की रिलेशन मिलेगा जिसको हमें यूज करना है। तो वो क्या होता है, P और जूल का है तो J इक्वल टू क्या होती है इसके रिलेशन, I² R, यही जूल हीट लॉस होता है। ठीक है, अब यदि हम एक प्रकार से ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो ओम्स लॉ क्या होती है हमारी, V इज इक्वल टू IR, और V क्या है, पोटेंशियल। हम EMF के टर्म में चलते हैं तो यहां बोल सकते हैं E इज इक्वल टू IR, कोई टेंशन नहीं है। अब यदि हम यहां से R की वैल्यू निकालें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई I हो जाएगा, ये आएगा। इसी को यदि हम यहां पे पुट करें तो पावर, जो जूल पावर है PJ बोले, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, I², और R की वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, E बाई I। अब यहां से हम देखें तो स्क्वायर और I कैंसल आउट हो गया, इसका मतलब क्या आया रिलेशन हमारा पावर का, I और E आया। मतलब इंस्टेंटेनियस पावर हमें निकालनी है तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी। ठीक, अब किसी को लगेगा ये कंसेप्ट थोड़ा सा अजीब कि हाँ ठीक है, इंडक्टर है, यहाँ पे जूल हीट लॉस कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका हम रेजिस्टेंस नहीं मान रहे हैं यहाँ पे। अभी हम ये नहीं एज्यूम कर रहे कि उस इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस होता तो ठीक है, अभी हम नहीं मान रहे उस चीज को। दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरे तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q होता है। V क्या है हमारे यहाँ पे, वोल्टेज, या हम इसको बोले पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला ही होता है वर्क डन बाई पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो Q है हमारा। ठीक है, अब यदि हम यहां से देखें, ये दूसरे तरीके से हम देख रहे हैं, यहां से यदि हम वर्क डन देखें तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल। अब पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ, मतलब वर्क डन को यदि हम टाइम के साथ देखें तो वही तो पावर होता है। ठीक है, यहां पे इधर वैल्यू पुट करते हैं,
तो W की वैल्यू पुट करते क्या है, V इज इक्वल टू क्यू। V कांस्टेंट है, उसको हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा एक प्रकार से dq बाई dt हो जाएगा। और dq बाई dt क्या होता है, ये dq बाई dt चार्ज का रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होगा, करंट होगा। यहां से हम बोल सकते हैं VI, V मतलब क्या, पोटेंशियल, या हम बोल सकते हैं पोटेंशियल EMF, तो यहां पे सेम होगा, तो P इज इक्वल टू EI। तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं कि पावर की रिलेशन क्या आएगी, P इज इक्वल टू आई, P इज इक्वल टू EI। मतलब इंस्टेंटेनियस EMF पता है हमें, इंस्टेंटेनियस EMF की इक्वेशन पता है, इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी। तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे, P इज इक्वल टू EI। ठीक है, किसी को डाउट होता है कि ये रिलेशन कैसे आता है, तो ये रिलेशन हम यूज करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर का रिलेशन क्या आ जाएगा हमारा, P इज इक्वल टू आई ई। ठीक है, यहां पे P क्या है हमारी, शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो इंस्टेंटेनियस पावर, I क्या है हमारा शॉर्ट फॉर्म में इंस्टेंटेनियस करंट, और E क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस EMF। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और एक और चीज हम यहां पे डिनोट करते हैं, अब हम ये जो पावर है ये इंडक्टर के अक्रॉस निकाल रहे हैं, तो PL से डिनोट कर लेते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस पावर गिवन टू द इंडक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PL इसलिए लिखे क्योंकि हम इंडक्टर को पावर दे। अब यहां पे क्या करते हैं, दोनों की इक्वेशन डाल रहे हैं। तो I की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन इंडक्टर के अक्रॉस I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यही इक्वेशन आएगी बिल्कुल, क्योंकि करंट तो लैग करता है माइनस पाई बाय 2 से। ठीक, इंस्टेंटेनियस EMF की इक्वेशन लिखे तो वो क्या हो जाएगी, E0 साइन ओमेगा टी, बिल्कुल ये होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पे जो साइन ओमेगा टी है इसको हम कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, I0 इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 क्या होता है, कॉस ओमेगा होता है। कॉस साइन थीटा माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा, ओमेगा बोल दिया मैंने। और यहां पे क्या है, E0 साइन ओमेगा टी। ये कैसे आया, तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, क्या क्या होगा हमारा फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज है, और साइन 90 माइनस थीटा तो है, और एक और चीज, एक नेगेटिव वैल्यू भी है यहां पे, उस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, अब ऐसा हम कैसे कर पा रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा होगा तो यहां पे क्या है, पाई बाय 2। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा, क्योंकि यहां पे क्या है, ये थीटा माइनस पाई बाय 2 है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और थीटा तो हमारा क्या है, ओमेगा टी है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा। मतलब यहां पे हमें कैसे लिखना पड़ेगा, इसको चेंज करके कैसे लिखना पड़ेगा, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा साइन और माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 ओमेगा टी, माइनस ओमेगा टी, ये ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, I0 के पास एक माइनस साइन आ जाएगा। तो यहां पे हम जब इसको चेंज करेंगे तो माइनस I0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले हमने इसको चेंज किया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 था, तो हमने इसको लिखा साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, इसको चेंज किया तो एक माइनस साइन आ गया। अब जब ये चेंज हो जाएगा तब वो बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तब हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे आगे बढ़ते हैं तो इसी इक्वेशन को अच्छे से लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर अक्रॉस इंडक्टर, माइनस साइन I0 और E0 को अलग ले लेते, तो माइनस I0 E0, और यहां पे क्या होगा, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई 2, क्योंकि
2 cos थीटा sin थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। तो वही हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, PL इज इक्वल टू, और 2 को हम क्या ले लेते हैं, पहले इसके नीचे ले लेते हैं, I0 E0 बाई 2 और sin 2 ओमेगा टी। ये आएगा। ऐसा क्यों हमने लिखा, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है 2 cos थीटा sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin 2 थीटा। ये चीज होता है। अब cos थीटा sin थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यही चीज क्या करिए हमने यहां पे, यही फॉर्मूला यूज किया। तो क्या लिख सकते हैं हम, sin 2 ओमेगा टी। ओके, तो ये आ गया हमारा रिलेशन किसका, इंस्टेंटेनियस पावर का, कि किसी भी पल में इंडक्टर के अक्रॉस जो पावर जा रही है वो उसकी ये रिलेशन है। अब ये तो किसी भी इंस्टेंट की है, इससे हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि एक साइकिल में इंडक्टर के अक्रॉस कितनी पावर जा रही है, कि एक साइकिल में इंडक्टर पावर एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। एवरेज वैल्यू ले लिए तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, एक कंप्लीट साइकिल में इंडक्टर पावर एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, कितनी ले रहा है, वो समझ में आ जाएगा। तो इस टर्म की हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है, बहुत ईजी है इसकी एवरेज वैल्यू निकालना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। तो इस टर्म की क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अब एवरेज वैल्यू के लिए जो हमने प्रीवियस रिलेशन यूज किया था वही तो कैसे लिखेंगे हम, सो एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल एक कंप्लीट साइकिल मतलब पूरी एक वेव 0 से लेकर 2 पाई तक जो कंप्लीट कर रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। कंप्लीट साइकिल इज, अब इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, PL, और ये इंस्टेंटेनियस पावर की हम क्या कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसके ऊपर ऐसे क्या लगाएंगे, बार का साइन लगाएंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर की हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, इस पूरी टर्म की एवरेज वैल्यू निकालनी, तो इसको हम एक स्पेशल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। वो ब्रैकेट कैसा होगा, जैसे हमने प्रीवियसली रेजिस्टेंस में किया, ये ब्रैकेट ऐसा लगाते हैं, ये ब्रैकेट। अब यहां के वैल्यू लिखते हैं, क्या आया हमारा, माइनस साइन आया है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। I0 E0 बाई 2 sin 2 ओमेगा टी, यही है। और ये ऐसा ब्रैकेट, ये जो ग्रीन वाला ब्रैकेट मैंने लगाया है, ये क्या शो करता है कि हम जो अंदर में जो भी क्वांटिटी है उसकी हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, वही शो करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमें पता है I0 तो नहीं चेंज होगा, E0 भी नहीं चेंज होगा, वो उस करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, 2 भी नहीं चेंज होगा, सब ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा बाहर, तो माइनस I0 E0 बाई 2 पूरा बाहर आ गया। और ये जो जिसका एवरेज निकालना है वो वाला ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, बस साइन 2 ओमेगा टी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइन 2 ओमेगा टी की क्या करनी पड़ेगी, एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब किसी भी वैल्यू का हमें एवरेज निकालना है तो एक उसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखते हैं। यदि कोई भी फंक्शन है f जो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वो फंक्शन हर समय चेंज हो रहा है टाइम के साथ, एक सेकंड में उसकी वैल्यू कुछ और होगी, अगले सेकंड में उसकी वैल्यू कुछ और होगी, वैसा ही तो फंक्शन है हमारा पावर, इंस्टेंटेनियस पावर का ही तो हम निकाल रहे हैं एवरेज वैल्यू। और इंस्टेंटेनियस पावर हर पल में चेंज होगी क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस है, ऑब्वियस ही बात है, हर इंस्टेंट की अलग वैल्यू होगी उसकी। तो किसी भी फंक्शन की यदि हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है तो ऐसे लिखते हैं, कोई भी फंक्शन जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ऐसे ब्रैकेट के अंदर रखे, इसका मतलब वो उसकी एवरेज वैल्यू इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला होता है 1/t। अब टाइम पीरियड क्यों, क्योंकि ये कैसे चीजों का हम एवरेज निकाल रहे हैं, जो एक साइनसॉइडल वेव है ऐसे, उसका एक टाइम पीरियड है जो भी वेव है। तो किसी भी वेव फंक्शन का हमें एवरेज वैल्यू निकालनी, तो फॉर्मूला 1/t उसका टाइम पीरियड, यहां पे टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई है, ऑब्वियस ही बात है, हर 2 पाई बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। तो 1/t इंटीग्रेशन जितने साइकिल का निकाल रहे हैं, 1/t एक साइकिल का निकाल रहे हैं तो 0 से लेके t 2 पाई में अपनी साइकिल को कंप्लीट कर देगा। ठीक, और अंदर में क्या आएगा, f t dt। ये क्या होता है,
फॉर्मूला होता है किसी का भी एवरेज निकालने का। हमें किसका निकालना है? इसका निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसका। साइन 2 ओमेगा टी का ही हमें एवरेज वैल्यू निकालनी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, जीरो आएगा, मगर कैसे आएगा वो जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो निकालते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/t। ठीक है, यही साइकिल है 0 से t, और किसका निकालना है? साइन 2 ओमेगा टी। साइन 2 ओमेगा टी dt, ये आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? कॉस। इंटीग्रेट करते हैं तो 1/t इंटीग्रेट कर दिए, तो साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई, और जो उसके एंगल में है 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर लिमिट 0 से लेके t। ये क्या हो जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये 2 ओमेगा भी है, इसको भी बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 ओमेगा टी बोल सकते हैं। ठीक है, अंदर में क्या बचा? माइनस कॉस 2 ओमेगा टी 0 से t। अब लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 ओमेगा टी ब्रैकेट में ये वाला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस कॉस 2 ओमेगा कैपिटल टी। अपर लिमिट पुट किए, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 0, तो माइनस, और माइनस है ही वो, तो क्या आएगी यहां पे वैल्यू? प्लस आएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट माइनस है और यहां पे ऑलरेडी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू देखें तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। एक और चीज यहां पे हम पुट करेंगे, ओमेगा टी के बदले हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी के बदले हम लिख सकते हैं 2 पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा ही होता है, तो इसलिए ओमेगा टी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई। मतलब ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है अभी हमारा रिलेशन? 1/2 ओमेगा टी, और यहां पे ब्रैकेट में क्या है? माइनस साइन है, माइनस कॉस 4 पाई प्लस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, और 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है अपनी? 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सिर्फ cos 4 पाई की वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और एक और इसका देखें, मतलब एक प्रकार से क्या है? ये cos 720 डिग्री है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहां पे क्या आ रहा है हमारा एक्सप्रेशन? 1/2 ओमेगा टी ब्रैकेट में -1 +1 आ रहा है, मतलब क्या हो गया? 0। इसका मतलब जो हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, किसकी एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं? साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पे? ये वाली क्या हो गया? -1 +1, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, मतलब ये पूरी टर्म ही 0 हो गई, मतलब इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है, कहां गया हमारा रिलेशन? ये जो निकाल रहे थे साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू का यदि रिलेशन है, इसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब एवरेज पावर कितनी कंज्यूम हो रही? 0। कोई पावर कंज्यूम ही नहीं कर रहा है, वो एक आधे सेकंड में मैग्नेटाइज होगा और डीमैग्नेटाइज होगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो PL आया और बार एवरेज पावर अक्रॉस द इंडक्टर ओवर 1 कंप्लीट साइकिल, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। मतलब इंडक्टर कोई पावर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा। इंडक्टर कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा एक कंप्लीट साइकिल में, और हर साइकिल में वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो क्या होगा? आधी साइकिल में मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, इंडक्टर पावर स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? 10 एवरेज पावर सप्लाइड to an inductor over
वन कंप्लीट साइकिल इज 0। मतलब एसी करंट को इंडक्टर के साथ लगाएंगे तो वो कुछ पावर लेगा ही नहीं, कोई भी पावर नहीं लेगा अपनी, कोई पावर वेस्ट ही नहीं करेगा एसी। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो दिस कैन बी explained by magnetization or demagnetization of inductor। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक डायग्राम से। अब हम देखेंगे मस्त वाला डायग्राम जिससे हमें समझ में आएगा कि एवरेज पावर तो कुछ ले ही नहीं रहा इंडक्टर एक साइकिल में। ठीक है, देखते हैं वो चीज के बारे में। तो ये देखते हैं हम फर्स्ट वाला, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे ना। अब फर्स्ट हम, ये क्या है, दो ठोक डायग्राम, पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें यहाँ पे, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक क्या है, उसके एक साइकिल का पूरा डायग्राम है, वन साइकिल, एक साइकिल जो होगी उसका डायग्राम है। क्या क्या चीज है, जो ब्लू वाला है हमारा वो क्या है, वोल्टेज है। और वोल्टेज क्या है, अपनी मैक्स वैल्यू से शुरू हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो अहेड है, 90 डिग्री आगे चल रहा है इंडक्टर में वोल्टेज, इसलिए। तो जब वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा है तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि वोल्टेज कहीं यहां कहीं से शुरू हो रहा होगा, पीछे से यहां कहीं से शुरू हो रहा होगा, और 90 डिग्री पहले से। तो जब वोल्टेज मैक्स हुआ, जब वोल्टेज मैक्स होगा उसके बाद करंट क्या होगा, फ्लो होना चालू होगा। तो वही चीज यहां पे दिख रही है, वोल्टेज मैक्स हुआ, मैक्सिमम वैल्यू पे आया, तब करंट स्टार्ट होगा। अब करंट वाला कौन सा है, आपको जो पिंक रंग का दिख रहा है, रेड रंग का, पिंक रंग का, ये क्या है, हमारा करंट है। ये करंट की एक साइकिल बता रहा है। दूसरा जो आपको येलो रंग का दिख रहा है, ये येलो रंग का कर्व, ये क्या बता रहा है, फ्लक्स बता रहा है। फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, कैसा, कब फ्लक्स ज्यादा होगा। फ्लक्स का मतलब ये है, फ्लक्स मतलब क्या होता है, फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां ज्यादा होगी, किस कंडीशन में ज्यादा होगी, किस कंडीशन में कम होगी। फ्लक्स का मतलब तो ये होता है ना, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है वहां पे, और कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये एक साइकिल का फ्लक्स का ग्राफ बता रहे हैं कि कब फ्लक्स ज्यादा होगा, कब फ्लक्स की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तीन चीज का एक साइकिल है ये। ठीक है, अब उसके बाद जो ये बॉक्स है, ये बॉक्स में जो आप ये ऐसा वाला कर्व देख रहे हैं, हैच वाला, ये हैच क्या बता रहा है, पावर बता रहा है कि कौन से सेक्शन में पावर पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। पहले 1/4 साइकिल में पावर पॉजिटिव, फिर 1/4 में नेगेटिव, फिर 1/4 में पॉजिटिव, फिर 1/4 में नेगेटिव। क्योंकि हमने देखा है कि इंडक्टर में एवरेज पावर कितनी जाएगी, एक साइकिल में 0 जाएगी। मतलब जितनी पावर वो लेगा उतनी ही वो क्या कर देगा, आधे साइकिल में वापस कर देगा। वही चीज कैसे हो रही है हम समझेंगे। ठीक है, अब जो दूसरा वाला डायग्राम है, ये क्या है, व्हाइट रंग का क्या है, एक प्रकार का सोलोनॉइड है। सोलोनॉइड मतलब क्या है, एक कॉइल, एक इंडक्टर, दोनों क्या है, सेम चीज ही है। ठीक है, और जैसा करंट यहां पे आपको पिंक रंग से दिख रहा है, वैसी क्या है, ये जो कॉइल है मैंने पिंक रंग से बनाया है ताकि आपको उसमें करंट का फ्लो समझ में आए। करंट कहां से घुसेगा, इनिशियली ए से घुसेगा, और कैसा जाएगा यहां पे, ऐसा मूव, मतलब ऐसे घुसा है यहां पे और ऐसा मूव करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस फेज में। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल बनता है। एंटी क्लॉकवाइज करंट जब एक सर्किल, एक लूप में रन करता है तो वो नॉर्थ पोल बनाता है। ठीक है, यहां से ऐसे घुसेगा, ऐसे करके इधर से, यहां से ऐसे करके निकलेगा वो, मतलब यहां से ऐसे जाके ऐसे निकल जाएगा। अब यहां से जब वो निकलेगा तो यहां से वो क्लॉकवाइज होते हुए निकलेगा, तो इसलिए क्या बनाएगा, साउथ पोल, क्लॉकवाइज। अब ये कैसे हो रहा है, देखने का फर्क है बस, करंट सेम ऐसा ही फ्लो कर रहा है वो, मगर आप इधर से देखोगे करंट ऐसा ही एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो कर रहा है। मगर आप इस तरफ से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, मतलब नॉर्थ पोल। और आप उसको सामने से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, वो क्लॉकवाइज दिखेगा। सेम जैसा हमने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा है। इसको हम एक और चीज से कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैं अपनी फिंगर्स को, यदि मैं अपनी फिंगर्स को खुद एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो वो आपको क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। ये देखिए, मैं अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, मगर ये आपको क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। तो सेम देखने का फर्क है, और इसी से क्या हो जाएगा, इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा और उधर से कोई दिखेगा तो साउथ पोल बन जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, एक प्रकार का ये मैग्नेटिक डायपोल तो बनेगा ही, ऑब्वियस ही बात है, एक सोलोनॉइड मैग्नेटिक डायपोल बनता ही है। ठीक है, इधर से नॉर्थ पोल, इधर से साउथ पोल। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हमें क्या समझ में आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ट्रेवल होगी। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है साउथ से नॉर्थ,
और मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है, नॉर्थ से साउथ। तो आपको एक डायरेक्शन दिख रहा है, पीली वाली क्या है, पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसलिए यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या है, पीले से है, ताकि क्या हो आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर कैसे जाती है, नॉर्थ से साउथ, और क्या बनाती है, एक लूप बनाती है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं करती, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करती है। तो यहाँ पे ऐसा लूप, फिर मैग्नेट के नीचे तरफ ऐसा। तो आप ये एरो देख सकते हैं, ये ऐसा आपको फील्ड लाइंस बता रहा है। ठीक है, दोनों डायग्राम आपको समझ में आया। अब इस जो साइकिल है इसको हम क्या करेंगे, 4 हिस्से में पढ़ेंगे। मतलब ऐसा ही आपको क्या दिखेगी, 4 इमेज दिखेगी हर एक साइकिल के लिए। जैसे आप देख रहे हैं, तो ऐसा ही हम 4 टॉक देखेंगे अलग अलग कंडीशन के लिए, और उस कंडीशन का हम क्या करेंगे, सोलोनॉइड, मतलब जो इंडक्टर है, सोलोनॉइड सेम चीज है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं एक 1/4 साइकिल का, 1/4 साइकिल के ऊपर एनालिसिस करते हैं। कौन सी 1/4 साइकिल, हम बस इतने के ऊपर एनालिसिस करेंगे। ये इस पोर्शन को बस देखते हैं पहले। ये जो डायग्राम है सिर्फ इस पोर्शन का, ये जो इसके बाजू में डायग्राम रहेगा, हर एक पोर्शन के लिए मैंने एक अलग अलग डायग्राम शो किया है। अभी सिर्फ हम 1/4 साइकिल पे फोकस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इंडक्टर है, इंडक्टर में क्या होता है, करंट पीछे हो जाता है और वोल्टेज क्या करता है, आगे चलता है 90 डिग्री। ये कैसे होता है, लॉजिकली भी हमको समझ में आता है कैसे। एक इंडक्टर में हम एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराएंगे, तो वो इंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा। अब किसी इंडक्टर या कॉइल या सोलोनॉइड बोले, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मतलब फील्ड लाइंस चेंज होगी, तो वो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब किसकी लॉ के हिसाब से, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से। यदि उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई, तो वो एक ईएमएफ इंड्यूस करने लग जाएगा, एक वोल्टेज इंड्यूस करने लग जाएगा। और वो वोल्टेज कैसा होगा, अपने अंदर करंट के चेंज या हम बोले मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइंस के चेंज को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। तो जैसे ही हम इंडक्टर के अक्रॉस एसी वोल्टेज लगाया और उससे ईएमएफ फ्लो होनी चालू हुई, तो वो क्या करने लग जाएगा, अपोज करने लग जाएगा। कब तक अपोज करेगा, जब तक हमारी अप्लाइड ईएमएफ उसकी ऑपोजिशन बैक ईएमएफ से ज्यादा नहीं हो जाती, तब करंट फ्लो होना चालू होगा। तो लॉजिकली हमें समझ में आता है कि एक इंडक्टर में हम यदि एसी करंट फ्लो कराएंगे तो वो क्या होगा, बैक ईएमएफ जनरेट करने लग जाएगा। हमारी ईएमएफ की वैल्यू जब बढ़ी, मैक्स हुई, तब करंट फ्लो होना क्या होगा, चालू होगा, पिंक रंग का। ये चीज हमको अभी तक समझ में आती है, एकदम इजी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। लॉजिकली भी हमको समझ में आ रहा है कि हाँ, थोड़ी देर तक वोल्टेज बनेगा, उसके बाद करंट फ्लो होना चालू होगा, किसमें, इंडक्टर में। तभी हम बोलते हैं कि जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री या π/2 रेडियन आगे। ठीक है, तो वोल्टेज मैक्स वाली जगह से हम लेना इसको शुरू कर रहे हैं, इस पोजीशन से। वोल्टेज मैक्स है, करंट अभी 0। ठीक है, अब देखते हैं पहला 1/4 साइकिल का। तो पहले 0 से 1, 0 से 1 मतलब 0 से 1 वाला हिस्सा। करंट आई थ्रू दी कॉइल एंटरिंग एट ए इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या कर रहा है, ये जो कॉइल है इसमें क्या कर रहा है, करंट एंटर कर रहा है। कहां से, ए से। अब देखे होंगे अभी ए से करंट एंटर कर रहा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है इस पूरे साइकिल में। ये क्वार्टर साइकिल में क्या कर रहा है, वो अपनी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, मतलब करंट बढ़ रहा है। कहां से, फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। आप देख सकते हैं करंट आई शुरू हुआ 0 से, वो क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया। आपको दिख रहा है आपको, 0 से मैक्सिमम वैल्यू में। ठीक है, तो करंट क्या हुआ, 0 से मैक्स वैल्यू तक इंक्रीज हुआ यहां पे। ओके, 0 से मैक्सिमम वैल्यू। अब जब करंट इंक्रीज होगा तो इसका मतलब करंट इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटाइज होने लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लग जाएगी। तो फ्लक्स लाइंस आर सेट अप। अब जैसे ही करंट होगा, करंट आएगा, तो ये सोलोनॉइड क्या करेगा, अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने लग जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। आई द कोर गेट्स मैग्नेटाइज। इसका मतलब जो कोर है, इसके कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आने लग जाएगी, मतलब मैग्नेटाइज हो जाएगी। खाली भी रहा तो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसके अंदर एक कोर भी रख दिए तो वो कोर मैग्नेटाइज हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, ये चीज हमें समझ में आती है सोलोनॉइड केस विद दी पोलैरिटी शोन। और पोलैरिटी कैसे रहेगी उसकी, ये दिख रही है हमें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्यों ऐसी पोलैरिटी, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है यहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज घुस रहा है और यहां से निकलेगा तो वो क्लॉकवाइज निकलेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये क्या बनेगी, पोलैरिटी। और फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, ऐसे दिख रही है, समझ में आ रही है। ठीक है, आई द कोर गेट मैग्नेटाइज्ड विद पोलैरिटी शोन। वोल्टेज एंड करंट आर बोथ पॉजिटिव। वोल्टेज और करंट की बात करें तो दोनों पॉजिटिव है। यहां पे कैसे, वोल्टेज देख सकते हैं यहाँ पे, येलो वाला यहां तक पॉजिटिव हिस्से में है, पूरा अपनी पॉजिटिव साइकिल चला रहा है। करंट क्या हो रहा है, 0 से मैक्सिमम बढ़ रहा है, तो करंट भी क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है। और पावर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर बोले, P = E × I होती है, E × I।
दोनों पॉजिटिव है, ई मतलब वोल्टेज, यहां पे ईएमएफ एक प्रकार का, तो दोनों पॉजिटिव है तो पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसलिए यहां पे देखिए पी और ये प्लस साइन दिखा कि पावर क्या है, यहां पे पॉजिटिव है 1/4 साइकिल में इनिशियली। दोनों पॉजिटिव है, करंट और वोल्टेज, तो इसलिए पावर पॉजिटिव है। सो देयर प्रोडक्ट P इज पॉजिटिव, मतलब पावर क्या होगी, 1/4 साइकिल में पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब क्या है, पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दी सोर्स, मतलब इंडक्टर क्या कर रहा है, एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है एसी सोर्स से। पहले 1/4 क्वार्टर साइकिल में एनर्जी एब्सॉर्ब किया इंडक्टर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पहले 1/4 साइकिल में हमें समझ में आया कि जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू से जीरो आया। ठीक है, करंट अपनी जीरो से मैक्सिमम वैल्यू में गया, और जब करंट इंक्रीज हुआ तो ये मैग्नेटाइज्ड हो गई और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज हुई। करंट मैक्स हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो ज्यादा मैग्नेटाइज करेगा, जो भी इसके अंदर कोर के अंदर चीज रहेगी, या इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा जनरेट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब फ्लक्स भी क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ 1/4 साइकिल में इनिशियली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने कहां तक देखा, 0 से 1 तक बात करी, अब हम बात करेंगे 1 से 2। ओके, सेकेंड वाले डायग्राम में आते हैं, 1 से 2 की कंडीशन देखते हैं। अब ये वाला डायग्राम सेम है, इस डायग्राम में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। देखिए पहला वाला डायग्राम जो है वो क्या है, उसमें फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा फ्लक्स है, यहां पे दिख रहा है। सेकेंड वाले डायग्राम में आप देखेंगे, अभी इसको देखिए और ध्यान से इसको देखिएगा, फील्ड लाइंस कम हुई है इसमें। इसका मतलब यहां पे फील्ड लाइंस कम है, कैसे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो दोनों डायग्राम में पहला ये फर्क दिखा आपको। ओके, अब देखते हैं 1 से 2 तक के हिस्से की बात करते हैं, 1 से लेके 2 तक। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 से 2 में कंडीशन क्या है, एक बार डायग्राम समझते हैं। फ्लक्स मैक्सिमम है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी निकल सकती थी उतनी निकल रही है उससे। सेकंड, करंट भी मैक्सिमम है, मगर वोल्टेज जीरो हो गया है। यहां पे करंट भी मैक्सिमम है, फ्लक्स भी मैक्सिमम है, वोल्टेज जीरो हो गया इनिशियली। अब यहां से चीजें चालू हो गई। ठीक है, और पोलैरिटी तो अभी वही है, अभी पोलैरिटी नॉर्थ और साउथ पोल की है। देखते हैं 1 से 2, करंट इन द कॉइल इज पॉजिटिव। जो कॉइल है, कॉइल में जो करंट है, मतलब जो सोलेनॉइड या कॉइल बोले या इंडक्टर बोले, इसमें जो करंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। देख सकते हैं पॉजिटिव हिस्से में ही है करंट पूरा पिंक रंग का। ठीक है, बट इज डिक्रीजिंग, मगर करंट क्या हो रहा है, अब कम हो रहा है। यहां पे मैक्सिमम वैल्यू में था अपनी 1/4 साइकिल में, अब अगले 1/4 में क्या हो रही है, करंट की वैल्यू कम हो रही है। दिखेगा आपको पिंक रंग का, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, अब कम हो रही है, और इस साइकिल के एंड में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब पूरा फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खत्म हो जाएगी उससे। द कोर गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड, तो जो इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड लाइंस बनती है वो कम होने लग जाएगी, डीमैग्नेटाइज होने लग जाएगी। तभी यहां पे फील्ड लाइंस क्या है, कम है। और नॉर्थ से साउथ पोल तो वो जा ही रही है, मगर फील्ड लाइंस क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि अब ये सोलेनॉइड के अंदर वाला रीजन क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइज हो रहा है, क्योंकि करंट कम हो रहा है। ठीक, एंड द नेट फ्लक्स बिकम्स जीरो एट द एंड ऑफ द हाफ साइकिल। और जो नेट फ्लक्स इसके में जनरेट हो रहा है, ये बीच के हिस्से की फोटो है, इस साइकिल के एंड में नेट फ्लक्स पूरा जीरो हो जाएगा। अभी क्या यहां पे शो हो रहा है कि नेट फ्लक्स कम हो रहा है, इस डायग्राम में दिख रहा है। एट द एंड ऑफ द साइकिल, इस साइकिल के एंड में क्या होगा, पूरा फ्लक्स जीरो हो जाएगा, मतलब पूरी फील्ड लाइंस खत्म हो जाएगी यहां। ठीक है, एंड हिस्से में क्यों, क्योंकि करंट जीरो हो गया तो फ्लक्स पूरा जीरो हो गया। ठीक है, वोल्टेज के बारे में अभी हमने नहीं बात करी। ठीक है, वोल्टेज तो हमें पता है कि जीरो से वो नेगेटिव वैल्यू में बढ़ रहा है। ओके, द वोल्टेज V इज नेगेटिव। अब वोल्टेज की बात करें तो अब ये देखिए, इस पॉइंट के बाद से देखिए वोल्टेज क्या है, पूरा नेगेटिव हिस्से में बढ़ रहा है। वोल्टेज पूरा नेगेटिव हिस्से में बन रहा है, ब्लू रंग का आप देख सकते हैं, बढ़ रहा है वोल्टेज, मगर पूरा नेगेटिव हिस्से में जा रहा है। तो वोल्टेज क्या है, नेगेटिव यहां पे, सिंस d/dt इज नेगेटिव। ऐसा क्यों बोल सकते हैं हम, वोल्टेज नेगेटिव है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। करंट टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कम हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं वोल्टेज नेगेटिव है, और दिख भी रहा है वोल्टेज नेगेटिव हिस्से में। द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज और करंट, और यदि अब हम प्रोडक्ट देखेंगे, P इज इक्वल टू VI बोले या हम बोले EI। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज या ईएमएफ ऑफ करंट बोले, वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा क्यों बोल सकते हैं नेगेटिव, क्योंकि वोल्टेज नेगेटिव है और करंट पॉजिटिव है, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड एनर्जी, पॉजिटिव एंड एनर्जी, नेगेटिव एंड एनर्जी, अच्छा 2 बार लिखा हुआ है। एंड एनर्जी इज बीइंग रिटर्न टू द सोर्स, और अब आधी साइकिल पहुंचने तक क्या हो जाएगी, जो ये
और हमें पता है कि इंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में अपनी एनर्जी स्टोर करता है। तो जो आधे पहले 0 से 1 साइकिल में उसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर करी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में, अब वो क्या हो जाएगा, पूरा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर थी वो क्या करेगा, वापस एसी सोर्स को वो क्या कर देगा, वापस कर देगा। तो एनर्जी बीइंग स्टोर रिटर्न टू दी सोर्स। तो पावर देखिए क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। पावर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी वो स्टोर करके रखा था वो एसी सोर्स को वापस कर दिया। आधे साइकिल में ही हमको दिखा कि जितनी एनर्जी वो 1/4 साइकिल में लिया उतनी ही वो 1/4 में वापस कर दिया। अभी सिर्फ आधी साइकिल हुई, ठीक है, समझ में आया। तो अब इस साइकिल के एंड में कंडीशन देखते हैं। इस साइकिल के एंड में कंडीशन, वोल्टेज नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू है, करंट 0 है और फ्लक्स भी 0 है इस सोलेनोइड के अंदर या कॉइल या इंडक्टर के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 1/4 साइकिल में, ये वाला 2 से 3 हिस्से को देखते हैं। अब 2 से 3 हिस्से में क्या होगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों नेगेटिव हो गया है। कैसे देखते हैं, अब हम हिस्से में आएंगे 2 से 3। 2 से 3 के बीच में देखते हैं, इनिशियल कंडीशन में क्या है, यहां पे फ्लक्स 0, करंट 0 और वोल्टेज नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। द 2 से 3 वाला हिस्सा, अब ये जो सोलेनोइड है यहां पे क्या होगा, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी यहां। कैसे, क्योंकि करंट अब क्या होगा, नेगेटिव हिस्से में बढ़ेगा, नेगेटिव हिस्से में बढ़ेगा और नेगेटिव हिस्से में कम होगा। फ्लक्स नेगेटिव हिस्से में जाएगा, नेगेटिव हिस्से में कम होगा। इसका मतलब सोलेनोइड वैसे ही बिहेव करेगा, बस वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा, ठीक। कैसे पोलैरिटी चेंज कर लेगा, एक बार मैं आपको पहले डायग्राम से बता देता हूं। ऊपर वाला डायग्राम देखिए, नॉर्थ इधर था और साउथ पोल इधर था, करंट यहां से घुस रहा था और यहां से निकल रहा था। अब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी 2 से 3 वाले हिस्से में, नेगेटिव करंट इंक्रीज होगा तो करंट बी से घुसेगा और ए से निकलेगा। बी से घुसा तो यहां पे ऐसे क्या बनाया, ये यहां से हमारा ऐसे घुसा तो यहां पे नॉर्थ पोल बन जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। सेम पोलैरिटी चेंज कर रहा है, ठीक है, देखते हैं। और यहां पे क्या होने लग जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा ऐसे। अब देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा यहां पे, और यहां से जब निकलेगा वो ऐसे करके तो इधर से वो क्लॉकवाइज निकलेगा, सेम जैसे हमने एक लूप में पढ़ते हैं, ठीक है। 2 से 3, 2 से 3 द करंट आई बिकम्स नेगेटिव। करंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हिस्से में बढ़ेगा, i.e. इट एंटर्स एट बी। करंट अपनी पोलैरिटी चेंज कर लिया, इसका मतलब क्या है, ऐसे जा रहा था अब ऐसे जाएगा, पोलैरिटी चेंज करने का मतलब यही है। इट एंटर्स एट बी, कहां से एंटर करेगा, करंट बी से एंटर करेगा, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन देखिए, जहां से एंटर कर रहा है करंट मैंने वहीं पे आई लिखा है, यहां पे बी के पास मैंने आई लिखा है, ए के पास नहीं है। पिछले दोनों डायग्राम आप देखेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि दोनों में करंट कहां लिखा हुआ था, ए के पास लिखा हुआ था आई। और एरो से तो समझ में आ ही रहा है कि वो कैसे जा रहा है, ओके। 2 से 3 के बीच में हम वर्क कर रहे हैं, बिकम्स नेगेटिव एंड इट एंटर्स एंड बी एंड कम्स आउट ऑफ ए। करंट क्या होगा, बी से घुसेगा और ऐसे घूम के क्या होगा, ए से बाहर निकलेगा। सिंस द डायरेक्शन ऑफ करंट हैज चेंज, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया है, द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट चेंज। और ये सोलेनोइड, इस कॉइल, इस इंडक्टर की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले इधर नॉर्थ था, अब उधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। पोलैरिटी क्यों चेंज हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण। द करंट एंड वोल्टेज आर बोथ नेगेटिव। यहां पे आप देखेंगे तो ये वाला जो क्वार्टर साइकिल है, यहां पे आप देखिए करंट भी नेगेटिव हिस्से में और वोल्टेज भी दोनों नेगेटिव हिस्से में। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू EI या VI। दोनों नेगेटिव है तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस हिस्से में क्या होगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर स्टोर करने लग जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आर नेगेटिव। सो द प्रोडक्ट ऑफ P इज पॉजिटिव। P का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो इस हिस्से में क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर ज्यादा हो गई एकदम। सबसे पहले वाला केस जो हमने देखा था उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा थी, वो एंड कंडीशन बता रहा था 1/4 क्वार्टर साइकिल के एंड में। थर्ड वाले में क्या, सेकंड वाले डायग्राम में क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है। सेकंड 1/4 साइकिल के एंड में ये पूरा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अब जब नेगेटिव करंट इंक्रीज हुआ 2-3 में, 2-3 साइकिल में नेगेटिव करंट इंक्रीज हुआ तो फिर से ये पूरा मैग्नेटाइज हो जाएगा, फुल एकदम एनर्जी स्टोर कर लेगा, मगर बस पोलैरिटी चेंज कर लेगा अपनी मैग्नेट की, ठीक है। 2 से 3 में समझ में आया कि अब वो एनर्जी स्टोर कर दिया है। 3 से 4 में देखते हैं, वही जो एनर्जी स्टोर किया होगा 3 से 4 में वो वापस कर देगा, इसीलिए एवरेज पावर 0 हो जाती है एक साइकिल की यदि हम निकाले इंडक्टर के अक्रॉस तो, ठीक है। 3 से 4 में देखते हैं। अब 3 से 4 की पहले इनिशियल कंडीशन देखते हैं, क्या था, वोल्टेज 0 था
और वो बढ़ेगा पॉजिटिव हिस्से में। करंट क्या था, करंट और फ्लक्स दोनों नेगेटिव पोलैरिटी के साथ मैक्सिमम था, करंट भी मैक्सिमम है उसमें और नेगेटिव पोलैरिटी का फ्लक्स भी मैक्सिमम है, मतलब दोनों करंट और फ्लक्स दोनों मैक्सिमम है, बस पोलैरिटी चेंज है उसकी। ठीक है, 3 से 4। और यहां पे देख सकते हैं कि 3 के बाद क्या होगा, करंट और फ्लक्स की दोनों की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो आपको यहां पे कम फील्ड लाइंस दिखेगी। एट द एंड, इस साइकिल के एंड में तो वो पूरा डीमैग्नेटाइज हो ही जाएगा, मगर यहां पे फील्ड लाइंस कम है। कैसे, फिर कंपेयर करके देखते हैं। इसके पहले वाले डायग्राम में नेगेटिव पोलैरिटी चेंज करके वो मैक्स मैग्नेटाइज हो गया था, अब वो डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो आपको फील्ड लाइंस कम दिखेगी। यहां फील्ड लाइन ज्यादा है, यहां फील्ड लाइंस अब कम हो रही है। एट द एंड तो वो पूरा डीमैग्नेटाइज हो ही जाएगा। ठीक है, करंट आई डिक्रीजेस एंड रीचेस जीरो वैल्यू। करंट की जो आई की वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीजेस होगी और कहां पहुंच जाएगी, जीरो वैल्यू में पहुंच जाएगी एट 4 पॉइंट में, मतलब अपने साइकिल के एंड में, एक साइकिल के एंड में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। व्हेन द कोर इज डीमैग्नेटाइज्ड, और इसके अंदर की पूरी फील्ड लाइंस कम हो जाएगी, सोलेनॉइड अपना क्या हो जाएगा, पूरा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। एंड फ्लक्स इज जीरो, पीला वाला देख सकते हैं, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। करंट जीरो हुआ, फ्लक्स जीरो हो गया, बिल्कुल मैग्नेटिज्म पर काम ही नहीं करेगा वो। द वोल्टेज इज पॉजिटिव, वोल्टेज कहां है, आप देख सकते हैं पॉजिटिव हिस्से में है अभी, वोल्टेज इज पॉजिटिव बट द करंट इज नेगेटिव। मगर करंट क्या है, करंट आप देख सकते हैं नेगेटिव हिस्से में है। वोल्टेज तो पॉजिटिव है मगर करंट कहां है, नेगेटिव हिस्से में। द पावर इज देयरफॉर नेगेटिव, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई या E इंटू आई, नेगेटिव हो जाएगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब, जो एनर्जी वो 2 से 3 साइकिल, 1/4 साइकिल में 2 से 3 में एब्जॉर्ब किया था, उसको वापस दे देगा। द एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग साइकिल 2-3, मतलब ये साइकिल में जिसने उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, इज रिटर्न टू दी सोर्स, और वो क्या कर देगा, नेगेटिव पावर आई लास्ट में, तो वो सोर्स को रिटर्न कर देगा। इसलिए एक एवरेज पावर हम निकालें एक साइकिल की इंडक्टर के अक्रॉस, तो वो क्या होती है, जीरो हो जाती है। कोई भी पावर वो क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। ऐसा क्या है, ये एक थोड़ा सा आइडियल केस है, क्योंकि हम यहां पे क्या मान रहे हैं कि वो इंडक्टर के कॉइल का कोई मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए प्योर इंडक्टिव रहा, एकदम रेजिस्टेंस उसका एकदम नेग्लिजिबल रहेगा, तब वो क्या करेगा, पूरी पावर वापस कर देगा। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। रियल लाइफ में क्या होगा, थोड़ी सी पावर वेस्ट हो जाएगी रेजिस्टेंस के कारण, जूल हीट लॉस हो जाएगा, रेडिएशन के फॉर्म में हीट निकल जाएगी। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, कुछ पावर वो लॉस करेगा, मगर प्योर इंडक्टिव रहे, यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू उसकी नेग्लिजिबल रहे, तो वो बिल्कुल पावर लॉस नहीं करेगा, जितनी पावर ले रहा है उतनी वापस कर देगा एसी सोर्स को। ठीक है, ये हुआ। तो हमें समझ में आया, जो चीज हमने डिराइव करी उसी को हमने चार डायग्राम से देखा। ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, और ये चीज किसमें रहती है, एनसीईआरटी में ही रहती है, बाकी सारी चीज बुक्स में नहीं रहती है। तो कुछ चीजों के मामले में एनसीईआरटी अच्छी बुक है बोल सकते हैं, कुछ चीजों के मामले में उतनी कुछ खास नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम एक न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्योर इंडक्टर, एक प्योर इंडक्टर है ऑफ 25.0 मिली हेनरी, 25.0 क्या है, मिली हेनरी उसका इंडक्टेंस है, इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, उसको 220 वोल्ट एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, और 220 वोल्ट एसी सोर्स है यहाँ पे और उसको कनेक्ट कर रहे हैं, और 220 वोल्ट क्या दी हुई है, उसकी आरएमएस वैल्यू दी हुई है। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट इन द सर्किट। इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है हमें, मतलब XL, और आरएमएस करंट निकालना है सर्किट में, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है सोर्स की। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया तो आप एज्यूम कर सकते हैं 50 हर्ट्ज, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ सारी चीजें 50 हर्ट्ज में ही चलती है, तो मैक्सिमम जगह देगा। नहीं दिया और फिर भी आपको निकालनी सारी चीजें यूज करके, और बाकी सारा डाटा दिया तो आप फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है, देखते हैं। तो गिवन वैल्यूज देखते हैं। इंडक्टेंस दिया है हमें L, और कितना दिया है, 25 मिली हेनरी। ये M मतलब क्या है हमारा, मिली, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25 इंटू 10 टू दी पावर -3 हेनरी। ये क्या दिया हुआ है हमें, इंडक्टेंस दिया हुआ है, और वोल्टेज दिया है, या हम बोले VRMS, या हम बोल सकते हैं ERMS, वर्चुअल वैल्यू, एक प्रकार से वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दिया है यहाँ पे EMF की या वोल्टेज की। 220 वोल्ट हमें गिवन है।
ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। निकालने क्या बोला है हमें? टू फाइंड फर्स्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने XL, और दूसरा बोला है करंट की वर्चुअल वैल्यू निकालो, इफेक्टिव वैल्यू निकालो, RMS वैल्यू निकालो। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट हम निकालते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, और क्या होता है फॉर्मूला इसका? ओमेगा L, यही होता है बिल्कुल। और ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा? फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई f L, यही हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 50 हर्ट्ज, और ये कितना है? इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की माने हमें 25 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी आएगी? इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू 7.85 ओम्स। तो ये आ गया हमारा एक आंसर। ठीक है, सेकेंड चीज क्या निकालने बोला है? IRMS वैल्यू। ओके, करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये कैसे हम निकाल सकते हैं? सिंपल, ERMS बाई √2। यदि हमें RMS वैल्यू पता है √2, सॉरी यहां पे हम क्या कर सकते हैं? XL निकाल के हम एक प्रकार की ओम्स लॉ यूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो E0 बाई √2 होती है, मैक्सिमम वैल्यू बाई √2 होती है। यहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस यूज कर सकते हैं। एक प्रकार की ओम्स लॉ ही है ये, बस ये RMS वैल्यू के फॉर्म में, और ये क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? ERMS की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, 220 वोल्ट। 220 बाई ओमेगा L, मतलब XL हमारा कितना निकला है? इंडक्टिव रिएक्टेंस 7.85। तो कितनी आ जाएगी हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू? करंट की वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, यहां पे आएगी 28 एम्पियर। 28 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसी के साथ क्या हो जाएगा? ये वाला लेक्चर हमारा एंड। एक लाइट बल्ब टाइप का क्वेश्चन है, और यहां पे हमें डायग्राम भी गिवन है। देखते हैं इसका डायग्राम क्या बोल रहा है। अ लाइट बल्ब एंड एन ओपल कॉइन इंडक्टर, एक लाइट बल्ब है और एक इंडक्टर क्या है? आर कनेक्टेड टू एन AC सोर्स थ्रू ए की एज शोन इन द फिगर। वो कनेक्टेड है AC सोर्स के साथ, किसी एक की के साथ, एज शोन इन द फिगर। फिगर देखते हैं इसकी। फिगर कैसी गिवन है? एक ऐसा इंडक्टर है, और ये क्या है? एक बल्ब से कनेक्टेड है एक की के साथ। ये की है यहां पे, और ये अपनी AC सोर्स के साथ। ठीक है, इंडक्टर और बल्ब दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। द स्विच इज क्लोज्ड, की हम बंद करेंगे तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर। कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे? इस इंडक्टर के अंदर एक आयरन रॉड इंसर्ट कर देंगे, मतलब हम सोलोनॉइड के अंदर एक कोर डाल रहे हैं। वो कोर क्या करेगी? ऑब्वियस ही बात है, हमें पता है एक सोलोनॉइड कॉइल इंडक्टर के अंदर हम एक मैग्नेटिक, कोई भी पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दें। आयरन क्या एक प्रकार से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको डालेंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि सोलोनॉइड या इंडक्टर के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करता है, और जब वो रॉड रहेगा वो क्या हो जाएगा? उसको हम डालेंगे तो वो खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा वो रॉड, और मैग्नेटाइज होने के बाद वो इसकी फील्ड लाइंस और अपनी फील्ड लाइंस खुद प्रोड्यूस करेगा, तो ओवरऑल फील्ड इंक्रीज होगी वहां। ऐसा हम करते हैं। द ग्लो ऑफ लाइट बल्ब, तो जो लाइट बल्ब का ग्लो है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा।
डिक्रीज हो जाएगा, इज अनचेंज्ड, चेंज ही नहीं होगा एज आयरन रॉड इज इंसर्टेड, गिव योर आंसर विथ रीजन। तो जैसे हम इसमें एक आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे तो जो बल्ब का ग्लो है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा पूछ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हम कैसे देंगे, एक प्रकार से थ्योरेटिकल वे में। एज द रॉड इज इंसर्टेड, जैसे हम उस इंडक्टर के अंदर रॉड इंसर्ट करेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल मैग्नेटाइज द आयरन इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। ऑब्वियसली बात है, एक सोलेनॉइड के अंदर हम एक आयरन रॉड डाल दें तो वो खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा और अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लग जाएगा। तो दोनों की फील्ड मिला के क्या हो जाएगी, फील्ड ज्यादा हो जाएगी एक प्रकार से। हेंस द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस, तो कॉइल का इंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब यदि हम इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में बात करें तो ओमेगा एल, इंडक्टेंस इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, मतलब वो क्या करेगा, करंट को अपोज करने लग जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ी तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, इंडक्टेंस बढ़ा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब वो अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करने लग जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस। As a result, large fraction of AC voltage appears across the inductor. अब ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस के फॉर्म में होती है। इंडक्टर के अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होने लग जाएगा, जो बल्ब से कनेक्टेड है सीरीज में, तो वहां पे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होने लग जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया वहां पे। सो लीविंग दी लेस वोल्टेज अक्रॉस दी बल्ब, फिर बल्ब में क्या होने लग जाएगा, कम वोल्टेज जाने लग जाएगा क्योंकि सीरीज में है, दोनों का वोल्टेज का सम होगा टोटल वोल्टेज वहां पे। देयरफॉर द ग्लो ऑफ लाइट डिक्रीजेस, तो बल्ब क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज, मतलब उसका जो ग्लो है वो कम होने लग जाएगा, शाइनिंग उसका, क्यों, क्योंकि वो इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जा रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जा रहा है, इसलिए तो इसी को वो और अपोज करने लग जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या पूरा लेक्चर इंडक्टर के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, पूरा कैपेसिटर के बारे में देखेंगे कि कैपेसिटर कैसे वर्क करता है और उसकी पूरी वर्किंग भी हम समझेंगे, सेम जैसे हमने एक इंडक्टर को समझा है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।